नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। रायपुर के पॉश इलाके वीआईपी स्टेट तिराहा के पास मोहम्बा पंडरी में रहने वाले चेतन की दुकान का नाम बात स्टूडियो है, जो देवेंद्र नगर में है। 25 सितंबर की शाम कोई 5-5:30 बजे चेतन मन में उम्मीदें और आशंकाएं दोनों लिए रायपुर के एडिशनल एसपी के ऑफिस पहुंचे। चेतन की रायपुर में अपनी एक अलग साख और पहचान है, जिससे हर कोई वाकिफ है। बीते 5 सालों से उन पर क्या गुजर रही थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये दास्तां सिलसिलेवार उन्होंने एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के तार भी मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल और गिरोह से जुड़े हो। चेतन ने प्रफुल्ल ठाकुर को जो बताया वो भोपाल इंदौर के मामलों से मेल खाता हुआ था, जिनमें की कुछ लड़कियों ने पूरी दबंगई से अच्छे अफसरों और रसूखदार नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया था, क्योंकि उनके पास वे वीडियो थे जिनमें ये नेता और अधिकारी रंगरलियां मना रहे थे। ये वीडियो अगर उजागर हो जाते तो ये लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। यही हाल चेतन का था। 6 साल पहले जिनकी दोस्ती प्रीति तिवारी से फेसबुक पर हुई थी। 28 साल का चेतन का करोड़ों का कारोबार था और घर में या जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे दिन रात अपने कारोबार में डूबे रहते थे और बच्चा समय पत्नी और नन्ही बेटी के साथ गुजारते थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आदमी कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो उसके सामने कई तरह के प्रलोभन आते हैं, जिनसे समझदार आदमी तो बचकर आगे बढ़ जाता है, जबकि नासमझ इसमें फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। यही चेतन के साथ भी हुआ था। 20 साल की प्रीति तिवारी मूलतः अनूपपुर की रहने वाली थी, जहां उसके पिता कॉन्ट्रैक्टर है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन प्रीति पढ़ाई लिखाई में औसत थी, इसलिए वो मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा पास नहीं कर सकी। पिता ने भागा दौड़ी करके ये सोचते हुए उसे बिलासपुर के एक डेंटल कॉलेज में दाखिला दिला दिया कि चलो डेंटिस्ट ही बन जाएगी तो प्रीति के नाम के आगे डॉक्टर तो लग जाएगा। फिर उसकी शादी भी किसी डॉक्टर या दूसरे काबिल लड़के से करके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। जिस माहौल में प्रीति की परवरिश हुई थी उसमें कोई खास बंदिशें नहीं थी और नसीहतें भी उतनी ही थी जितनी आम मध्यम वर्गीय लड़कियों को हर घर में मिलती है। उसे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई थी। अनूपपुर में तो वो सलीके से रही, लेकिन जब बिलासपुर आई तो न केवल खुद बदल गई बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल गई। पिता ने पैसे और पहुंच के दम पर उसे डेंटल कॉलेज में दाखिला तो दिला दिया था, लेकिन प्रीति का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो दिन रात सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी, नतीजतन फेल हो गई। चैटिंग के दौरान उसने कई लड़कों से दोस्ती कर ली थी। इनकी दीवानगी और बेताबी देख प्रीति को मजा आने लगा था। हर कोई उससे अंतरंग यानी सेक्सी बातें करना चाहता था। अब तक इसका फायदा केवल टाइम पास करना और मजे लूटना था, इसलिए वो किसी के साथ हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन 4 साल फेल होते होते जब ये तय हो गया कि वो और आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी तो वो घबरा उठी। इस घबराहट की पहली वजह उसकी आजादी का छिन जाना था, जो बिलासपुर आकर उसे मिली थी। दूसरा थोड़ा डर या लिहाज माता पिता का था कि उन्हें कैसे बताएगी कि वो लगातार बार बार फेल हो रही है। ऐसे में उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया तो उसने इस पर अमल भी कर डाला। इसी दौरान उससे चेतन की दोस्ती हुई थी। दोनों हल्की फुल्की चैटिंग भी करते थे। इसी बातचीत में प्रीति को पता चला कि चेतन करोड़ों की आसामी है। तब उसने सिर्फ इतना भर सोचा कि अगर चेतन उसके हुस्न के जाल में फंस जाए तो जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। प्रीति थी भी ऐसी कि उसे देखकर कोई भी उस पर न्यौछावर हो जाता। वो देखने में काफी सुंदर थी। कुल मिलाकर प्रीति नए जमाने की एक ऐसी तितली थी जिसने बिलासपुर में रहते कोर्स को तो ना के बराबर पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन प्यार और सेक्स का पूरा सिलेबस इतना पढ़ डाला था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें डॉक्टरेट की उपाधि देती तो प्रीति का नाम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर होता।
प्रीति ने मौज मस्ती की जिंदगी गुजारने का जो प्लान तैयार किया था उसमें चेतन उसके निशाने पर था। प्रीति से चैट करते करते उन्हें नएपन और रोमांस की जो फीलिंग आती थी वैसी तो शायद जवानी में और शादी के पहले भी नहीं आती थी। धीरे धीरे दोनों सोशल मीडिया पर खुलने लगे तो चेतन को भी मजा आने लगा कि एक खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट उन्हें प्यार करने लगी है, और वो भी इतने उतावलेपन से कि उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। जब चैटिंग से बजाय सुकून मिलने के बेकरारी बढ़ने लगी तो दोनों का दिल मिलने को मचलने लगा। चेतन उससे बातें तो इस तरह की कर रहे थे लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि जानू और मत तड़पाओ, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा शायद इसलिए था कि चेतन पर कारोबारी और पारिवारिक दबाव था और वे प्रीति के सामने अपनी इच्छा पाक साफ रखना चाहते थे, लेकिन वो उसको देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन प्रीति ने उनकी कसमकस ये कहते हुए दूर कर दी कि आ जाओ बिलासपुर। इस खुली पेशकश पर वे और घबरा उठे। शायद यही नहीं तय है कि चेतन की हिम्मत अपनी मर्यादा और संस्कार तोड़ने को नहीं हो रही थी, और प्रीति इस कमजोरी को बखूबी समझ रही थी। चेतन की इस कमजोरी में ही उसे अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था, क्योंकि कोई और छिचोरा टाइप का आदमी होता तो पैरों के बल दौड़ता हुआ अपनी हवस पूरी करने के लिए बिलासपुर आ जाता। इसी समीकरण को भांपते हुए खुद प्रीति ही एक दिन रायपुर पहुंच गई और वहां के एक महंगे नामी होटल में रूम लेकर ठहरी। चेतन को जब उसने फोन किया तो उनकी बाछें खिल गई और दिल में नए नए प्रेमियों जैसा डर भी बैठ गया कि ना जाने क्या होगा पहली मुलाकात में। शाम को जब वे प्रीति के होटल पहुंचे तो आलीशान और भव्य कमरे में जो हुआ उनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मनचाहा मजा देकर प्रीति रायपुर से वापस बिलासपुर लौट आई, लेकिन चेतन के दिल और जिंदगी में मुकम्मल खलबली मचा गई। जाने के बाद दोनों के बीच फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत होती रही और दोनों उस रात की यादें और अनुभव को साझा करते रहे। चेतन का मन अब चैटिंग से नहीं भर रहा था, लिहाजा उस रात जैसा लुत्फ उठाने के लिए वो खुद बिलासपुर जाने लगा। वो भी वहाँ महंगे होटलों में ठहरता था। इसका एक फायदा ये था कि ऐसे होटलों में कोई आपके प्राइवेट मामलों में दखल नहीं देता। प्रीति होटल के उनके कमरे में आती थी, दोनों मौज मस्ती भरा मनचाहा सेक्स करते थे और एक आध दो दिन बाद चेतन रायपुर लौट आते थे। जाने से पहले वो प्रीति पर दिल खोलकर खर्चा करते थे। यही प्रीति चाहती भी थी। उसका मकसद फ्री का मजे लेना और पैसे हथियाना था, लेकिन इस दौरान वो चेतन को यह एहसास जरूर कराती रहती थी कि वो ऐसी वैसी बाजारू लड़की नहीं है, बस उसे तो उनसे प्यार हो गया है। चेतन के मन में कोई संशय ना रहे इस बाबत भी प्रीति ने साफ कर दिया था कि वो जानती है कि उनकी पत्नी है, छोटी सी बेटी है, अपनी इज्जत है, घर गृहस्थी और कारोबार है। वो इसमें कभी अडंगा नहीं बनेगी। उसे तो बस अपने हिस्से का समय और प्यार चाहिए। बिस्तर में कुलाचे भरने वाली प्रीति की यह अदा भी चेतन को आश्वस्त करती थी कि वो उन्हें चाहती है। खुद के बारे में भी वो बता चुकी थी कि उसके पिता मनिंदरगढ़ में ठेकेदारी करते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चेतन के पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, कारोबार मुनाफे में चल रहा था, लिहाजा 1-2 लाख रुपए तो वो ऐसे ही प्रीति पर उड़ा दिया करता था। देखा जाए तो प्रीति एक तरह से चेतन की रखेल बन गई थी। उधर चेतन को ये बेफिक्री थी कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि स्वर्ग जैसा जो सुख मिल रहा था उसका कोई मोल नहीं था। लिहाजा प्रीति पर पैसे लुटाने की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब तक शायद प्रीति के मन में भी यही था कि जितना हो सके माल लपेट लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। वो चेतन को अपने गुस्ल जाल और सेक्सी अदाओं में फंसाए रखने का कोई टोटका नहीं छोड़ती थी। उसके लिए चेतन एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। प्रीति के पैसों की जरूरत तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये स्थायी तरीका नहीं है, और अगर ये तरीका स्थायी हो जाए तो फिर जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इधर कॉलेज छोड़ने का समय भी नजदीक आ रहा था। ऐसे में अगर वो अनूपपुर वापस चली जाती है तो चेतन के साथ साथ उसकी दौलत भी छूट जाती है। लिहाजा उसने एक दिन दुखी होने का नाटक करते हुए चेतन को वे बातें बता दी जिनका अपना एक मकसद भी था। चेतन को भी यह जानकर झटका लगा कि अगर प्रीति घर वापस चली गई तो सब कुछ आज जैसा आसान नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या किया जाए,
इसका हल उन्हें भी नहीं सूझ रहा था। प्लान के मुताबिक ये समस्या भी प्रीति ने ही ये कहते हुए दूर कर दी कि अगर मुझे रायपुर में फ्लैट दिला दो तो मैं वहीं रह जाऊंगी, फिर हमारी मौज मस्ती में कोई अड़चन पेश नहीं आएगी। इस सुझाव पर चेतन को भी लगा कि सौदा घाटे का नहीं है, क्योंकि अभी वे होटलों में ठहरने खाने पीने पर जो खर्चा कर रहे हैं वो बच जाएगा और प्रीति से मिलने जाने में कोई डर भी नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने प्रीति को रायपुर के गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए का फ्लैट दिला दिया और अपनी एक कार भी दे दी, जिससे उसे उनकी गैरहाजिरी में घूमने फिरने में कोई परेशानी ना हो। प्रीति फ्लैट में शिफ्ट हो गई और चेतन के पैसों पर ऐश की जिंदगी गुजारने लगी। जब भी जरूरत होती वो चेतन से खर्च के नाम पर पैसे मांग लेती थी और चेतन भी मांगा हुआ पैसा उसे दे देता था। जिंदगी अभी मजे से गुजर रही थी। चेतन का जब मन होता था तब वो प्रीति के साथ मौज मस्ती करने चले जाते थे। अब मन में रहा सहा डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि लंबे समय से वे यही कर रहे थे और किसी को हवा भी नहीं लगी थी। प्रीति भी इस बात का ध्यान रखती थी कि जब चेतन कारोबार में व्यस्त हो या फिर घर पर हो तब उन्हें वो डिस्टर्ब ना करे। अब तक माँ बाप से झूठ बोलकर तरह तरह के बहाने बनाने वाली प्रीति को अपना भविष्य गारंटेड दिख रहा था। इसलिए साल 2015 में उसने अपनी मम्मी पापा को भी अपने पास रायपुर बुला लिया। इन दोनों ने बेटी से उसकी आलीशान जिंदगी के बारे में पूछा, पर जवाब में उसने क्या बताया ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी समझ में ये जरूर आ गया था कि ये सब चेतन की मेहरबानियां है। लिहाजा जब ये नाजायज दामाद आए और प्रीति के बेडरूम में जाए तब उन्हें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। चेतन के लिए ये सोने पे सुहागा जैसी बात थी, क्योंकि प्रीति अपने परिवार के साथ रह रही थी, जो उनके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच ही था। चेतन प्रीति के लिए एक ऐसी एटीएम मशीन बन गया था जिसमें वो अपनी सेक्सी अदाओं का पासवर्ड डालकर मनचाहा पैसा निकाल रही थी, जिस पर अब से उसके माँ बाप भी ऐश कर रहे थे। अब तक चेतन प्रीति की प्रीत पर करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा चुके थे और 5 साल का लंबा समय गुजारने के बाद उन्हें लगने लगा था कि प्रीति के चक्कर में अब व्यापार पहले सा नहीं चल रहा है और घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर प्रीति की मांगे और फरमाइशें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। आखिर वो चेतन की ब्याहता पत्नी तो थी नहीं जो इस और ऐसी बातों का ख्याल रखती। उसे तो बस पैसों से मतलब था। जब चेतन इस मतलब को अब पूरा करने में असमर्थता जताने लगा तो प्रीति को समझ में आ गया कि अब समय आ गया है कि आखिरी दांव खेला जाए। एक दिन जब चेतन ने उसके फ्लैट पर और पैसे देने से मना कर दिया तो प्रीति ने अपना असली रूप दिखाते हुए उनके सामने वो वीडियो दिखा दिए जिनमें दोनों तरह तरह से सेक्स करते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो प्रीति छुपे हुए कैमरे से बनाती रहती थी। चेतन के होश उस समय उड़ गए जब प्रीति ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल भी कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा मैं भुगत लूंगी। तुम अपनी सोचो और बताओ क्या करना है। अब चेतन की चेतना जागी कि वे सरासर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। साथ ही ये बात भी उनकी समझ में आ रही थी कि कल तक अखेर की तरह खुशी खुशी तैयार रहने वाली प्रीति क्यों कुछ महीनों से उनसे शादी करने को कह रही थी। वो जानती थी कि चेतन पत्नी, बच्ची और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा उन पर मानसिक दबाव बनाया जाए। आज नहीं तो कल चेतन पैसे देना बंद कर देगा। ये बात भी प्रीति को समझ में आ गई थी। लिहाजा कुछ दिनों पहले ही उसने फेसबुक पर एक दूसरा मुर्गा खोज लिया था। इस नए आशिक का नाम था रिंकचंद शर्मा उर्फ रिंकू। हरियाणा के इस कारोबारी को भी प्रीति ने वैसे ही फांसा था जैसे 6 साल पहले चेतन को फांसा था। अब तक प्रीति चेतन को इतना निचोड़ चुकी थी कि ये करोड़पति कंगाली के कगार पर आ पहुंचा था। चेतन ने प्रीति की मांग पूरी करने के लिए रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लिए थे और व्यापारियों से भी। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर नगर के इलाके का अपना आलीशान मकान भी 1 करोड़ 42 लाख रुपए में बेच दिया था, जिसका बड़ा हिस्सा उधारी चुकाने में चला गया था। इसके बाद भी वो फाइनल सेटलमेंट के तौर पर आखिरी किस्त के 50 लाख रुपए की मांग करके ये भरोसा दिला रही थी कि इसके बाद वो विदेश चली जाएगी और फिर कभी चेतन को ब्लैकमेल नहीं करेगी। रिंकू को बुलाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखती थी कि उसका और चेतन का आमना सामना ना हो। वो ये भी नहीं चाहती थी कि चेतन और उसके संबंधों का राज
रिंकू पर खुले, क्योंकि रिंकू भी उस पर खुले हाथों से पैसा खर्च कर रहा था। रिंकू भी प्रीति से बहुत प्यार करने लगा था। उसका इरादा विदेश में कहीं बसकर कारोबार करने का था। यही बात जानकर प्रीति को लगा कि अब समय आ गया है कि चेतन से जितना हो सके पैसा झटक लो और फिर रायपुर से उड़नछू हो जाओ। लेकिन एक दिन उस समय गड़बड़ हो गई जब सरप्राइज देने की गरज से रिंकू हरियाणा से बिना बताए प्रीति के घर जा पहुंचा, और वो भी सीधे बेडरूम में, जहां चेतन और प्रीति गुत्थम गुत्था पड़े थे। पोल खुल गई तो प्रीति घबरा उठी कि रिंकू अब पता नहीं क्या करेगा। चेतन बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हुए चुपचाप कपड़े पहनकर चले गए, तो प्रीति ने रिंकू को सब कुछ साफ साफ बता देने में ही बेहतरी समझी। उसे उम्मीद या डर था कि रिंकू उस पर गरजेगा बरसेगा, बेवफाई का इल्जाम लगाकर उल्टे पांव हरियाणा लौट जाएगा। लेकिन रिंकू उसका भी उस्ताद निकला। उसने उसे अपनी बाहों के शिकंजों में कसकर धीरे से कहा कि जब उसे लूट ही रही हो तो पूरा लूट लो, फिर हम दोनों इत्मीनान से विदेश में जाकर बस जाएंगे। देखते देखते बंटी और बबली की इस नई जोड़ी ने मिलकर चेतन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रीति ने चेतन से ये कहा था कि 50 लाख रुपए और दे दो, क्योंकि मुझे वीजा बनवाना है। विदेश जाकर तुम्हारा मेरा रिश्ता और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तुम इत्मीनान से अपना घर और कारोबार देखना, क्योंकि मैं रिंकू से शादी करने वाली हूँ। लेकिन चेतन के पास अब कुछ नहीं बचा था। पाई पाई को मोहताज हो चले चेतन को मध्य प्रदेश की सेक्स स्कैंडल से हिम्मत बंधी तो वो सीधे एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के चैम्बर में जा पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाकर इंसाफ की मांग की। प्रफुल्ल ठाकुर ने चेतन की कहानी इत्मीनान और विस्तार से सुनी और उन्हें उस पर तरस और गुस्सा दोनों आए, क्योंकि अपनी कहानी के साथ साथ चेतन ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत उन्हें दे चुके थे कि उन्होंने कब कब कितने पैसे प्रीति को दिए। इसलिए उन्होंने प्रीति के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जाल बिछा दिया। दरअसल प्रीति ने चेतन को 50 लाख रुपए की आखिरी किस्त के बाबत 26 सितंबर की तारीख दी थी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका पुलिस ने नहीं छोड़ा। इसके पहले प्रीति चेतन की 2 और महंगी कारें रिंकू के सहयोग से छीनकर अपने कब्जे में ले चुकी थी। जाहिर है विदेश जाने से पहले वो इन्हें भी बेच देने का मन बना चुकी थी। 26 सितंबर को पुलिस के प्लान के मुताबिक चेतन ने प्रीति को फोन करके पैसों का इंतजाम हो जाने की खबर दी, तो प्रीति के पर फड़फड़ाने लगे कि अब मकसद पूरा हो गया है। रकम देने रायपुर की जगह कंचना रेलवे क्रॉसिंग तय हुई। बातचीत में प्रीति ने बताया भी कि वो पैसे लेने अकेली आएगी और चेतन चाहेगा तो उसे आखिरी बार वो शारीरिक सुख भी दे देगी, जो पहली बार बिलासपुर में दिया था। प्रफुल्ल ठाकुर ने आनंद फानन में महिला पुलिसकर्मी को सादे कपड़ों में कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तैनात किया और चेतन को एक सूटकेस में नोटों के आकार के कागज के टुकड़े भरकर दे दिए। शाम को जैसे ही प्रीति ने चेतन से रुपयों का सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर प्रीति हैरान हो उठी, जिसे सपने में भी चेतन के पुलिस के पास जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था वो सामने था। पंडरी थाने में पहले तो वो ब्लैकमेलिंग की बात से मुकर गई, लेकिन जल्द ही वो टूट भी गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए प्रीति के फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने नकदी और वे जेवरात भी बरामद किए, जो समय समय पर चेतन उसे उपहार में देते रहते थे। प्रीति के कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। फिर पुलिस रिंकू के पीछे पड़ गई, जो प्रीति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फरार हो गया था। छानबीन आगे बढ़ी तो ये भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था कि माँ बाप को ये ना मालूम हो कि प्रीति ये पैसा कैसे कमा रही थी। जब चेतन का उनके फ्लैट पर आना जाना था और इसके बाद रिंकू का भी, तो पुलिस को यकीन हो गया कि प्रीति के पिता रमाकांत तिवारी भी इस ब्लैकमेलिंग में शामिल है। हाँ, इतना जरूर है कि रमाकांत तिवारी को ठेकेदारी में जबरदस्त घाटा हुआ था, इसलिए प्रीति ने माँ बाप को रायपुर बुलाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी थी। छानबीन में यह भी पता चला कि रमाकांत तिवारी की अनूपपुर और महेंद्रगढ़ में खासी इज्जत है। इधर प्रीति की मां मीडिया के सामने बेटी के बेगुनाह होने की बात ये कहते हुए करती रही कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है और जो पैसा था वो प्रीति के मंगेतर रिंकू का दिया हुआ था। यानी रिंकू के साथ साथ प्रीति के माता पिता भी चेतन को ब्लैकमेलिंग करने में शामिल थे। फिर अकेली प्रीति को कैसे गुनहगार ठहराया जा सकता है? अब प्रीति और रमाकांत ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में है
और चेतन ने मुकम्मल बदनामी झेलने के बाद चैन की सांस ली है कि चलो पिंड छूटा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।